उत्तराखंड में जंगलों की आग कई जगह बेकाबू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में करेंगे समीक्षा बैठक। कहा जल्द जंगलों की आग पर पा लिया जाएगा काबू। नैनीताल के जंगलों में भड़की आग से बुरा हाल। झील से पानी लेकर बुझा रहे हेलीकॉप्टर। आर्मी भी मदद को उतरी। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की प्रेस वार्ता। कहा जीएमवीएन के गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार हो रहा इजाफा। अन्य साल की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। उत्तराखंड में अगले 3 महीने तक गर्मी छुड़ाएगी खूब पसीने। औसत तापमान सामान्य से रहेगा ज्यादा। तेज हवा चलने और कहीं कहीं गरज के साथ हल्की वर्षा की भी संभावना। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। नैनीताल के जंगल में लगी आग बेकाबू हो रही है। ऐसे में भीमताल झील से राज्य सरकार सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सेना से भी इस संबंध में सहायता ली जा रही है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ भी वनाग्नि से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक भी करूंगा। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस वही करती है जो सैम पित्रोदा कहते हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की जो बात कही है उससे लगता है कि कांग्रेस विरासत टैक्स के जरिए देश के लोगों की संपत्ति और उनकी कमाई पर अपनी नजरें जमाए बैठी है। वहीं उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से गरीबों का हक छीनकर SC ST और OBC के लोगों को आरक्षण के रूप में दिया है, जबकि मोदी सरकार सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार देती है और सरकार सभी लोगों के हित में काम कर रही है। से सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो ST SC और OBC का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है। तो इस बार फिर से तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर, तो वो अपनी मम्मी और अपनी बातें करने लगती हैं, अपनी दादी की बातें करने लगती हैं। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था आ गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और किसी भी वर्ग के आधार पर कोई सुविधाओं में, नीतियों में, देश के तमाम जो योजनाएं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो कांग्रेस आखिर ऐसा करके क्या करना चाहती है? अपनी जो उनकी विरासत रही है तुष्टीकरण करना, उसी को आगे बढ़ा रही है।
सूबे के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। सीमांत चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते सुबह से ही हिमपात हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों सहित लोकपाल घाटी, एरा टॉप, चिनाब वैली, खिरो घाटी, पेंका टॉप सहित जोशीमठ क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों पर अप्रैल माह के अंत में जोरदार बर्फबारी का नजारा दिखाई दे रहा है। वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र में सुबह से हल्की बारिश की बौछारों ने क्षेत्र का तापमान सामान्य कर दिया है। मैदानी इलाकों में जहां तपिश और झुलसती लू से लोग परेशान हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में इसके उलट निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड लौटने जैसा माहौल बना हुआ है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी को झटका लगा है। बिजली की दरों में 7% का इजाफा किया गया। इस बार विद्युत दरों में 1 या 2 नहीं बल्कि 7% की बढ़ोतरी की गई है। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं के साथ ही फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने के लिए 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसे, वहीं 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। इसके साथ ही सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपये प्रति लीटर रखी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ML प्रसाद ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी की जानकारी दी। रुपये पर किलोवाट पर मंथ के फिक्स चार्जेस की बढ़ोतरी हुई है और 25 पैसे जो है एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है। 100 से 200 यूनिट में भी अगर देखा जाए तो 15 रुपये पर किलोवाट पर मंथ की बढ़ोतरी हुई है और एनर्जी में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 2 से 400 यूनिट जो भी कंजम्पशन होगा एनर्जी में तो 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है फिक्स चार्जेस में नहीं, लेकिन एनर्जी में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार घरेलू में एक कनेक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट के होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होता है, हॉस्पिटल भी होते हैं, ट्रस्ट भी होते हैं। 25 किलोवाट के ऊपर जो है उसमें 10 रुपया पर केवी एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है और 35 पैसा नहीं फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी है, 10 रुपया पर केवी है और एनर्जी में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार पीटीडब्ल्यू का जो पिछले साल टैरिफ 2 रुपया 30 पैसा था, इस बार 2 रुपया 55 पैसा अप्रूव किया गया है। उत्तराखंड के बाद अब अन्य राज्यों की कमान संभाले हुए भाजपा स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं। सीएम धामी का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। तेलंगाना दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के लोगों में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए जो जोश है, देश का हर व्यक्ति पीएम मोदी को पीएम बनाना चाहता है और लोग भाजपा प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और जिताने के लिए अपना योगदान भी दे रहे हैं। इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले। मैं कल 3 स्थानों पर वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूँकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब चंद दिन ही बचे हुए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN के गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले वर्ष के 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को इस बार की यात्रा तोड़ेगी। अभी तक यात्रा मार्गों पर स्थित 94 GMVN के गेस्ट हाउस के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक 8,58,39,892 ऑनलाइन बुकिंग की है और 3,70,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
हमारी तैयारियां पूरी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि यात्रा सरल और सुगम होनी चाहिए और सभी का सत्कार होना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। एविएशन के मामले में उनका कहना है कि जो हेली सेवाएं हैं उसके अंदर किसी का एक्सटॉर्शन ना हो, ज़्यादा पैसा ना लिया जाए किसी से, तो उसके लिए भी हमने पूरी हिदायत दी है। और साथ साथ कुछ फेक साइट्स बनाते हैं जिसके ज़रिए वो एक्सटॉर्शन करते हैं और फिर साइट को मिटा देते हैं, तो उस पर भी हमने पुलिस विभाग को कहा है कि आप पूरी हिदायत देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इस प्रकार की कोई अगर धांधली करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई। हरिद्वार की कनखल थाना पुलिस ने गंगा के बीच फंसे 3 लोगों का सफल रेस्क्यू किया है। दोनों व्यक्ति साधना करने के लिए गंगा के बीच बने टापू पर गए थे, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से बीच में ही फंस गए। थाना पुलिस ने जल पुलिस के सहयोग से टॉर्च की रोशनी में रात्रि में ही दोनों का रेस्क्यू किया और बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। तो गंगा में फंसे 3 लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, गंगा में बने टापू पर जो तीनों युवक हैं साधना के लिए पहुंचे थे और गंगा का जलस्तर बढ़ा, जिसके कारण तीनों ही युवक इस टापू पर फंस गए। फिलहाल इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा सीजन शुरू होने के साथ ही यात्रियों से ठगी करने वाले गैंग भी सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार में एक धर्मशाला में ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर हरियाणा के यात्रियों से 6000 की ठगी का मामला सामने आया है। यात्रियों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर हरिद्वार के जयपुरिया भवन धर्मशाला में 4 कमरे बुक कराए थे, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी। यात्रियों को हरिद्वार पहुंचने पर पता चला कि धर्मशाला की ओर से उनके लिए कोई बुकिंग नहीं की गई है, जिसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अधिकृत वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग कराएं। ऑनलाइन बुकिंग को करते समय आप उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि होटल धर्मशाला में बुकिंग के नाम पे इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। और इसके अलावा जो चार धाम के लिए हेली टिकट का भी है, उसमें भी इस तरह के फ्रॉड पिछली बार भी देखने को मिले हैं। तो यात्री सतर्क रहें और जो ऑफिशियल वेबसाइट है बस उसी पे जाके इस तरह की बुकिंग। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद थमती दिख रही सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। बिजली के दाम बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है और यहीं से बिजली का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, लेकिन प्रदेश सरकार हर साल बिजली के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती आ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में गए और वहां मुफ्त बिजली का जनता से वादा किया, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है और उत्तराखंड से बिजली का उत्पादन होता है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव खत्म होते इन्होंने यहाँ पे बिजली के दाम बढ़ा दिए। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि जिस राज्य में बिजली का उत्पादन होता हो और वहाँ के उपभोक्ताओं को आप इस प्रकार की मार लगा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों में गए, आपने बोला था कि अगर सरकार हमारी आई तो हम उस प्रदेश को बिजली फ्री में देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, कई प्रदेशों में इन्होंने कहा। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कुछ नहीं बोला। सबसे पहले तो उत्तराखंड में बिजली सस्ती होनी चाहिए थी। आपने उस प्रदेश में लोगों के ऊपर आर्थिक संकट का बोझ डाला है जिस प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि पर्यटकों और यात्रियों के लिए टोकन और स्टॉल की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इस बार की चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग पर निगम के 24 पर्यटक आवास गृहों एवं परिवहन निगम के 4 बस स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने का कार्य भी किया जा रहा है।
का मतलब यह है कि लाइन में आपको घंटों नहीं लगना पड़ेगा। अगर आप टोकन लेते हैं और आप तो 1 घंटे में ही आपको दर्शन हो जाएंगे। इससे मैं समझता हूँ लाइन बड़ी तेज़ी से चलेगी, प्रोसेस जल्दी तेज़ी से होगा। बाकी जैसे आपको ब्रह्म कपालिक हो गया, अन्यत्र जो हुआ आप दर्शन कर सकते हैं और भी स्थलों को आप देख सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो ई चार्जिंग स्टेशन लगे हैं, आप इलेक्ट्रिक कार से आएंगे, आप हमारे GNVN में ठहरेंगे तो वहाँ आप भोजन भी कर सकते हैं, रात्रि निवास भी कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो पहला हमारा अभिनव प्रयास यह है कि भाई अपनी गाड़ी को भी चार्ज करें और फॉसल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है ये कम हो, तेल और डीजल का कम खर्च हो, इस पर कम हम डिपेंडेंट हो, तो इसका प्रयास किया जाए। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 2024 की कक्षा 10 और कक्षा 12 का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा में 722 परीक्षार्थियों में से 668 ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसका कुल प्रतिशत 92.52% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 5.14% बढ़ा है। जबकि कक्षा 10 से 754 परीक्षार्थियों में से 671 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसका कुल प्रतिशत 89.22% रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 0.36% कम रहा। कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में राहुल व्यास ने 440 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 12वीं में आयुष मंगाई ने 455 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। परिणाम रहा है 722 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या 668 है और वर्ष 2024 का प्रतिशत में जो परिणाम रहा है 92.52% रहा है। वर्ष 2024 के परीक्षाफल में वर्ष 2023 की तुलना में 5.14% की वृद्धि हुई है। उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में संस्कृत में जो टॉपर हैं ये है आयुष ममगाई। ये श्री नरेश चंद्र ममगाई जी के सुपुत्र हैं। इन्होंने कुल 455 अंक प्राप्त किए हैं, जो 91% है। ये ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी सिद्धपीठ झांझड़ पौड़ी गढ़वाल के छात्र हैं। चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। आगामी 10 मई को कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और बद्री केदार समिति की ओर से तैयारियां जारी हैं। इसके साथ यात्रियों को यात्रा मार्गों में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही बद्री केदार समिति की ओर से यात्रियों के ठहरने और रहने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा को लेकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बात को महसूस कर रहे थे कि इस वर्ष भी जो चारधाम यात्रा है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंचेंगे और हमारे अनुमानों के अनुरूप इस वर्ष अभी जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है उसमें रिकॉर्ड तोड़ तरीके से श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है और इन सारे बातों के दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार के स्तर से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी जो भी तैयारियां हैं वो उनको अंतिम रूप दे दिया गया है और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सचिवालय में शासन स्तर पर जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके उच्च अधिकारियों की बैठक ली गई थी। उसमें विभागवार जो विभागों की तैयारियां थी उनकी विस्तृत रूप से उनके द्वारा समीक्षा की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निरंतर मॉनिटरिंग चारधाम यात्रा की जा रही है और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी हमारी जो चारधाम यात्रा है वो सुगम और सरल तरीके से संपन्न होगी। लोहाघाट थाना क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट गांव के एक युवक ने गांव के एक सरकारी शिक्षक व अन्य के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए लोहाघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हमले में एक युवक घायल हो गया। युवक के आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोहाघाट थाने के प्रभारी एसओ चेतन रावत ने बताया कि युवक की शिकायत मिलने पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में युवक का मेडिकल करवाया गया है।
मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल युवक का उपचार कर रहे डॉक्टर करण ने बताया कि युवक के कंधे व हाथ पैर में गंभीर चोटें लगी हैं, जिस कारण उसे जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। ये जब मोहन कुमार के साथ हुई थी तो उसने मेरा धक्का देके हाथ तोड़ दिया, तो इसमें मेरा हाथ टूट गया है। तो मैं अब पूरी कार्रवाई करूंगा इनके साथ, जहां तक होगा वहां तक मैं अपना हक लेके रहूंगा, उनके साथ केस भी लूंगा मैं। जंगल में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए हरिद्वार में वन विभाग ग्रामीणों और वन गुर्जरों की सहायता ले रहा है। अलग अलग कार्यक्रम चलाकर वन गुर्जरों और किसानों को आग के कारणों के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आग लगने के दौरान वन कर्मियों की मदद करने का आग्रह भी किया जा रहा है। बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि इस फायर सीजन में अभी तक हरिद्वार के जंगलों में आग की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन वन महकमा हर स्तर पर आग से बचाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। जंगल के किनारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे उन्हें जागरूक करा जा रहा है। जैसे गेहूं का कटान चल रहा है आजकल, तो उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं जो कि फसल का अवशिष्ट बचता है इसे आप ना जलाएं। वैसे तो वो लोग भूसा ही बना रहे हैं, मैंने देखा भी जाके पथरी के इधर उधर लोगों से बात करी, फिर भी उन्हें हमने जागरूक किया कि इस पर आग ना लगाएं, जिससे कि जंगल में कहीं आग ना पहुंच जाए। और जैसे गुज्जर्स हैं, काफ़ी सारे गुज्जर नापलैंड में रहते हैं, इधर संरक्षित पट्टियों के किनारे हो गया, चाहे THDC के लैंड में इधर हैं, सिंचाई विभाग की भूमि में, उन्हें भी हमने जागरूक कराया है कि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि अगर कोई गैर गतिविधि या फिर कोई ऐसा आपको संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखता है आग जलाता हुआ या कुछ, तो हमें तुरंत सूचना दी जाए, उस पर त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। और उन्हें सहयोग भी करने के लिए कहा गया। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हमें हमारा सहयोग भी आपको स्टाफ को करना। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी विभागों ने अपनी तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। विभागों के अलावा इस बैठक में यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारी भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों की तैयारी अंतिम दौर में है, सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल चारधाम यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे, जबकि अब तक 16 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है, जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे, और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे, और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है, और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग सम्मिलित होते हैं, तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।